दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 7 मई, तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में कॉमन सिविल कोड का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि सीएए के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल में दिए गए बयान के बाद बिहार की सियासत गर्म हो गई है। अमित शाह ने बंगाल में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए को हर हाल में लागू किया जाएगा। अमित शाह ने सिलीगुड़ी की एक रैली में कहा कि सीएए को लेकर के पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अफवाह फैला रही है कि सीएए सब पर लागू नहीं होगा, हम सीएए को हर हाल में लागू करेंगे। अमित शाह ने कहा कि जैसे ही कोरोना की लहर कम होती है तो सीएए पर काम शुरू हो जाएगा। अमित शाह ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि सीएए केंद्र के एजेंडे में है और इसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। अमित शाह के इसी बयान के बाद बिहार की सियासत भी अचानक से गर्मा गई है। जब बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता और गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार ने एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने बिल्कुल सही कहा है और ये मामला देश हित में जुड़ा हुआ है, ये हमारे एजेंडे में भी है। जब गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया तो फिर इसे देश में लागू होना ही चाहिए। हमारा एक ही उद्देश्य है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। बिहार में भी इसे लागू होना चाहिए। हालांकि जदयू सीए को बिहार में लागू करने के भाजपा मंत्री के मांग का विरोध किया है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा है कि बिहार में सीए लागू करने का सवाल ही नहीं उठता है, ये हमारे एजेंडे में है ही नहीं। इससे पहले भी बिहार में जब ये मामला उठा था तो उसी वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर एतराज जताते हुए विरोध किया था और आज भी हमारा स्टैंड वही है। दूसरी ओर जेडीयू के सीए पर विरोध करने पर मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा है कि समय के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, समय के साथ समझौता भी होता है, वह समय आने दीजिए, सब हो जाएगा। दरअसल बिहार में भाजपा काफी पहले से ही सीए लागू करने की मांग करती आई है। जब खास करके बिहार के सीमांचल से होने वाले घुसपैठ के मुद्दे को भाजपा काफी प्रमुखता से उठाती रही है और अवैध बांग्लादेशियों का मामला भी प्रमुखता से उठाया है। अब जब अमित शाह ने इस मुद्दे को उठाया तो फिर बिहार भाजपा के नेताओं ने अपने सुर फिर से तेज कर दी हैं। वहीं जेडीयू के लिए एक और ऐसा मुद्दा आ गया है जिसके चलते भाजपा से विवाद बढ़ सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि देश के प्रमुख रेलवे स्टेशनों को भारतीय रेलवे की तरफ से विकसित करने की कवायद तेज हो चुकी है। जब भारतीय रेलवे के इस योजना के तहत बिहार के भी कई रेलवे स्टेशनों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। जब बिहार के खास रेलवे स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने के लिए आरएलडीए को करोड़ों रुपए का फंड दिया जा रहा है। जब बिहार के गया, राजेंद्र नगर टर्मिनल, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, सीतामढ़ी, दरभंगा और बरौनी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधा मिलेगी। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर जंक्शन को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए 400 करोड़ रुपए के डीपीआर को सरकार की तरफ से मंजूरी मिल गई है। मुजफ्फरपुर जंक्शन को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए रेल भूमि विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने हरी झंडी दे दी है। वहीं बेगूसराय रेलवे स्टेशन को भी वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाने की कवायद तेज कर दी गई है। इससे पहले भी सर्वे हुआ था लेकिन उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था, लेकिन अब दोबारा से रेल भूमि विकास प्राधिकरण ने सर्वे पूरा कर लिया है। जल्द ही इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक 3 दिवसीय दौरे के दौरान आरएलडीए की 5 सदस्यीय टीम ने बेगूसराय रेलवे स्टेशन का हर पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सर्वे किया है। जब सर्वे के दौरान बेगूसराय से कितने यात्री सफर कर सकते हैं, कितने पैसेंजर दूसरे राज्यों के लिए आरक्षण करवा सकते हैं, इस स्टेशन से कितने गांव की कनेक्टिविटी है, कितनी ट्रेनें यहाँ रुकती है, पार्किंग की व्यवस्था कैसी है, इस स्टेशन को किस तरह से और ज़्यादा डेवलप किया जा सकता है, इन तरह के तमाम मुद्दों पर आरएलडी की टीम ने सर्वे किया है। दोस्तों बात करते हैं कि इन दिनों बिहार के कई राज्यों में बारिश और आंधी तूफान देखने को मिल रहा है। जहां प्री मानसून में औसतन 81.7 mm बारिश होती है, वहीं इस बार इससे अधिक 109% होने का अनुमान लगाया जा रहा है। जब बिहार में साल 2013 से 2021 तक प्री मानसून के बीच 2 बार 2018 और 2019 में सामान्य से कम बारिश देखने को मिली है, जबकि 2021 में 227% से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग के अनुसार साल 2018 में 70 mm और 2021 में 267 mm बारिश हुई है। जब प्री मानसून के बीच बिहार में पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी हवाओं का
प्रभाव देखने को मिला है। इसी कारण उत्तर बिहार में सबसे ज्यादा बारिश होती है। वहीं मई 2021 में 15 बार ट्रफ रेखा बिहार की ऊपरी हिस्से से होकर के गुजरी है। साथ ही साथ 22 दिनों तक चक्रवाती हवाएं भी सक्रिय रही। इसी साल 5 दिनों के अंदर 3 और 4 मई को ट्रफ रेखा बिहार के ऊपरी हिस्से से होकर के गुजरी है, जबकि 28 अप्रैल से 5 मई तक 4 बार बिहार के उत्तरी हिस्से में चक्रवाती हवाओं का असर जारी रहा है। मौसम विभाग ने मई में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में 12 से 15 जून के दौरान मानसून आने का अनुमान लगाया जा रहा है। 2012 से 2021 तक 20 साल के दौरान सबसे देर से मानसून 2018 में 25 जून को आया था और वापसी भी सबसे जल्दी हुई थी। दोस्तों बात करते हैं कि गिरते जल स्तर को लेकर के बिहार सरकार मुहिम चला रही है। जल जीवन हरियाली के तहत तालाब खोदने का अभियान भी चलाया जा रहा है। इन सब के बीच बिहार में एक ऐसा गांव है जो सरकार के अभियान से पहले ही तालाब खोदने को लेकर के जागरूक है। जब गांव में 150 से ज़्यादा तालाब है, यह तालाब ही गाँव की समृद्धि का कारण है। जब शहरों से लेकर के गाँव तक के तालाबों पर कब्जे हो रहे हैं, उनको बंद करके कहीं प्लॉटिंग तो कहीं मकान बनाए जा रहे हैं। ऐसे दौर में पटना के मसौरी में बसा गांव महादेवपुर लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस गांव की मिसाल आज हर कोई देता है। इस गांव को आत्मनिर्भर बनाने में इन तालाबों का अहम योगदान है। दरअसल पटना जिला में सबसे ज्यादा मसौरी में मछली के तालाब हैं और लोग इसके प्रति आत्मनिर्भर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब मसौरी के महादेवपुर गांव का हर परिवार एक तालाब का मालिक है। जब राजधानी पटना से 45 किलोमीटर दूर मसौरी प्रखंड की महादेवपुर गाँव के लोगों ने मिसाल कायम की है। जब महादेवपुर गाँव के लोग बड़ी ही शिद्दत के साथ मत्स्य पालन करते हैं, यानी कि मछली का पालन करते हैं। गाँव में 150 से भी ज्यादा तालाब हैं और 100 बीघे से अधिक जमीन पर लोगों ने तालाब खुदवाए हैं। मत्स्य पालन गांव के लोगों के लिए आजीवन का साधन बन चुका है और गांव पूरी तरीके से स्वावलंबी है। यह तमाम आधुनिक सुविधाओं से महादेवपुर गांव लेस है। कोरोना काल में तालाब गांव के लिए वरदान साबित हुआ। जब पूरा देश लॉकडाउन हो गया और बेरोजगारी बढ़ने लगी तो फिर महादेवपुर गांव के युवाओं के सामने विकल्प के तौर पर मछली पालन सामने आया। जब गांव का युवा वर्ग मत्स्य पालन में लग गया, यानी कि मछली पालन में लग गया। कोरोना काल में भी कई तालाब खुदवाए गए। आज इस गांव में लगभग 150 के करीब तालाब है, जो बिहार के किसी भी गांव में आज तक इतने तालाब नहीं हैं। दोस्तों बात करते हैं कि हैरान कर देने वाली खबर बिहार के मधुबनी से सामने आई है। यहाँ एक दुल्हन ने नशे में धूत दूल्हे से शादी करने से इनकार कर दिया। लाख दबाव डालने के बाद भी दुल्हन अपने फैसले पर कायम रही। ऐसे में दुल्हा को बिना दुल्हन के ही वापस लौटना पड़ा। दुल्हन के इस फैसले को लेकर के काफ़ी चर्चा हो रही है। आपको बता दूं कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। ऐसे में इस बहादुर बेटी के फैसले की खूब सराहना हो रही है। यह मामला बिहार के मधुबनी की बासोपट्टी प्रखंड में स्थित छिट कोहिया गांव की है, जहां कटैया मुसहरी निवासी बुझाउन सादा की बेटी काजल कुमारी की शादी नेपाल के धनुषा जिले के भर्रिया गांव निवासी राजू सादा से होनी थी। यह शादी का मंडप तैयार हो चुका था। दुल्हन के हाथों में मेहंदी भी रची गई थी और बारातियों के स्वागत के लिए भी सभी इंतजाम कर दिए गए थे। यह शादी वाले घर में हंसी खुशी का माहौल था। यह समय पर दूल्हा और बाराती भी पहुंच गए। जयमाला के लिए दूल्हा स्टेज पर पहुंच गया, लेकिन दूल्हे को शराब के नशे में धूत देख करके दुल्हन ने इस शादी से साफ इनकार कर दिया। जब दुल्हन ने इस शादी से इनकार कर दिया, तब नाराज बारातियों ने शरारतियों के साथ जमकर मारपीट करनी शुरू कर दी। लेकिन इस बहादुर बेटी का फैसला नहीं बदला। जो आप मोबाइल स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, यही बेटी है। यह शराबी दूल्हे के साथ बारातियों को नेपाल वापस लौटना पड़ा। जब लड़की पक्ष ने बताया है कि लगभग 100 की संख्या में बाराती आए हुए थे। दूल्हा समेत सभी लोग शराब के नशे में धूत थे। जब बिहार में शराबबंदी कानून को सही मायने में लागू करने के लिए पुलिस और प्रशासन तमाम प्रयास कर रही है। यह समाज सुधार अभियान भी चलाया जा रहा है, जहां अब तक जहरीली शराब से कई मौतें हो चुकी है। इसके बाद भी आए दिन शराबबंदी कानून को लोग मजाक बना रहे हैं। ऐसे में बासोपट्टी की इस बहादुर बेटी ने जिस तरीके से शराबी दूल्हे और बारातियों को बेरंग लौटाया है, ये वाकई काबिले तारीफ है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार इंटर के लिए एडमिशन की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। इस साल बिहार में पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा एडमिशन लिए जाएंगे। लड़कियों के लिए कॉलेज स्कूलों में सीटों की संख्या बढ़ाई गई है। शिक्षा विभाग के निर्देश पर बिहार बोर्ड ने सभी केवल लड़कों के
स्कूलों को ऐड कर दिया गया है। ऐसे में जिन स्कूलों में लड़कियां एडमिशन नहीं ले पाती थी वे अब इन स्कूलों में दाखिला ले सकती है। जब बिहार में अब 5,946 कॉलेज और स्कूलों में छात्राएं एडमिशन ले सकती है। इससे राज्य भर में यानी कि पूरे बिहार भर में छात्रों की सीटें बढ़ गई है और लगभग 8 लाख सीटों पर एडमिशन होगा। बिहार बोर्ड के मुताबिक पिछले साल 3,664 स्कूल कॉलेजों में इंटर में एडमिशन लिया गया था। इसके लिए 17 लाख से ज्यादा सीटों पर स्ट्रीम वाइज सीटें निकाली गई थी। इस बार 2318 अपग्रेडेड स्कूलों में शामिल होने से सीटों की संख्या 21 लाख से भी अधिक होगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार समेत 18 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यह अलर्ट पटना में स्थित मौसम विभाग ने जारी किया है, जहां अगले 24 घंटे के अंदर बिहार के इन जिलों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बिहार के उत्तर मध्य जिले के सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर और उत्तर पूर्व के सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार में बारिश होने की संभावना जताई गई है तथा लोगों को अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तर पश्चिमी बिहार के पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज में गरज के साथ हल्की सी मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। साथ ही साथ बिहार के इन जिलों में तेज हवाएं भी चल सकती है और लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। जब मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बंगाल की खाड़ी में नमी युक्त पूर्वा हवा का प्रभाव पूरे बिहार में होगा, जिसके प्रभाव से तापमान में कोई विशेष वृद्धि नहीं होगी। जब वही बिहार के करीब 18 जिलों में गरज के साथ हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि सीमांचल में एक बार फिर से पशु तस्करी का मामला गर्म होने लगा है। दरअसल इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि हाल के दिनों में बिहार के डिप्टी सीएम और वर्तमान में पशुपालन मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने इसे लेकर के बड़ा बयान जारी करते हुए अधिकारियों को पूरे बिहार के साथ साथ खास करके सीमांचल में पशु तस्करी के विषय पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दूं कि किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार के सीमांचल के ये जिला नेपाल और बांग्लादेश से सटा हुआ है, इसीलिए पशु तस्करी का ये गोल्डन कॉरिडोर भी है। ऐसा नहीं है कि पुलिस इस पर अंकुश लगाने के प्रयास नहीं किया है। कई बार मवेशी के साथ साथ तस्कर भी पकड़े गए हैं, मगर आज भी तस्करी का ये रैकेट बदस्तूर जारी है। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कटिहार में एक बार फिर से अपना ये बयान दोहराते हुए कहा है कि इस बारे में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया जा चुका है। जबकि डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के इस बयान पर आरजेडी के पूर्व मंत्री राम प्रकाश महतो ने कहा है कि यह सरकार की तरफ से मूल मुद्दे से गुमराह करने का प्रयास है, लेकिन लोग अब इस बारे में समझ चुके हैं यह केवल राजनीतिक स्टंट है। दरअसल कुछ लोग मानते हैं कि मवेशी तस्कर के मामले में सीमांचल के इस इलाके में एक धर्म विशेष को टारगेट करने या फिर प्रभावित करने से जुड़ा हुआ है, इसलिए सत्ता पक्ष और विपक्ष अपना नफा नुकसान सोचते हुए इस पर बयान जारी करते हैं। इस बीच डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के बयान के बाद सीमांचल के इलाके में पशु तस्करी के मामले पर एक बार फिर से राजनीति गर्म हो गई है। दोस्तों अजीबोगरीब मामला बिहार की राजधानी पटना का है, जहां 2 लड़कियां घर से भाग निकली है। जब दोनों के बीच प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है, यानी कि 2 लड़कियों के बीच प्रेम प्रसंग। जब वही इसको लेकर के एक लड़की के परिवार वाले ने पाटलिपुत्र थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद दोनों लड़कियां महिला थाने पहुंच गई और एसएसपी आवास पहुंच करके सुरक्षा की गुहार लगाई। जब दोनों लड़कियां एक दूसरे से शादी करना चाहती है, जहां दोनों को समझाने बुझाने की काफी कोशिश की गई, लेकिन वे अपनी जिद पर है। एक लड़की पटना के पाटलिपुत्र थाना के इंद्रपुरी तो वहीं दूसरी लड़की दानापुर इलाके की रहने वाली बताई जा रही है। जब लड़कियों ने थाने में जाकर के बताया है कि वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती है और अब शादी के बंधन में बंधना चाहती है। परिवार वाले इसके लिए इनकार कर रहे हैं। जब गुरुवार को दोनों छात्रों ने महिला थाने में अपनी शिकायत सुनाई है, इसके बाद पुलिस दोनों को लेकर के पाटलिपुत्र थाने चली गई। थानेदार यश के शाही ने जानकारी दी है कि जिस लड़की के परिवार वाले ने एफआईआर दर्ज कराया है, उसका बयान दर्ज होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जहां दोनों ने पुलिस को बताया है कि वे पटना से भाग करके हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, रांची फिर ट्रेन से दिल्ली चली गई थी। जब वहां नोएडा में दोनों रह रही थी। एक लड़की को नौकरी के लिए इंटरव्यू देना था। जब गुरुवार को ही वे पटना आई थी। दोनों लड़कियों का कहना है कि वे 5 साल से एक दूसरे से प्यार करती है, यानी कि लड़की के बीच प्यार। जहां एक लड़की की उम्र 19 साल तो वहीं दूसरी लड़की की उम्र 22 साल बताई जा रही है। दोनों का एक कॉमन फ्रेंड है, जिसके माध्यम से ही दोनों की मुलाकात हुई थी। इसके बाद सोशल साइट पर उनकी बात शुरू हो गई। धीरे धीरे दोनों ने फोन नंबर भी शेयर कर दिया। एक लड़की की मां नहीं थी। जब दोनों में अपनापन बढ़ता चला गया, जब परिवार वालों को इसकी भनक लगी तो फिर दोनों लड़कियां शादी करने की नीयत से ही 26 अप्रैल को PNML मॉल में फिल्म देखने के बहाने दोनों घर से भागकर दिल्ली पहुंच गई थी। जब दोनों लड़कियों ने बताया है कि
उनके परिवार वालों को पहले से ही दोनों के बीच प्रेम प्रसंग की भनक लग गई थी। इसके बाद भी माता पिता नहीं मान रहे थे। इतना ही नहीं, उनका मोबाइल छीन करके उनके साथ मारपीट भी की जाती थी, जहां अंत में उन्होंने घर छोड़ करके भाग जाने का फैसला कर लिया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के समस्तीपुर जिले से सामने आई एक घटना हैरान कर देने वाली है। यहाँ एक 18 साल की लड़की से उसका पिता हर दिन गलत काम करता था। जहाँ इस गंदी हरकत में लड़की की मां भी अपने पति का साथ देती थी। जब भी बेटी विरोध करती तो फिर दोनों डरा धमका करके उसे चुप करा देते। जहाँ आखिरकार लड़की ने पिता की इस करतूत का वीडियो बनाया और थाने पहुंच गई। जहाँ इसके बाद आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। जहाँ पीड़िता ने बताया है कि उसका पिता पेशे से शिक्षक है। जहाँ 50 वर्षीय पिता हर दिन उसके साथ गलत काम करता था, यानी घिनौना काम करता था। जब वो इसकी शिकायत मां से करती तो फिर वो लड़की को ही दोषी बताने लगती। लड़की ने बताया है कि जब वो अपने पिता की गंदी हरकतों से तंग आ गई तो फिर उसने इसका वीडियो बना लिया और रोसड़ा थाने पहुंच गई। लड़की का आरोप है कि पहले पुलिस ने उसकी शिकायत दर्ज नहीं की और थाने से उसे भगा दिया, लेकिन जब मामला उच्च अधिकारियों की जानकारी में आया तो फिर लड़की की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। एसडीपीओ शहरयार अख्तर ने बताया है कि वीडियो में दिख रही लड़की ही थाने पहुंची थी, जहां उसकी शिकायत के आधार पर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया है कि सही जानकारी सामने आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि प्राकृतिक खेती अपनाने वाले राज्यों में जल्द ही एक नया नाम जुड़ सकता है। इस सूची में शामिल होने वाले राज्य का नाम बिहार होगा। इसके संकेत बिहार के कृषि और किसान कल्याण मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने दिए हैं। कुल मिलाकर के बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बिहार में प्राकृतिक खेती शुरू करने की ठोस वकालत की है। इस संबंध में उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों को काम करने को कहा है, जिसके तहत उन्होंने प्राकृतिक खेती शुरू करने के लिए कृषि वैज्ञानिकों से मार्गदर्शन मांगने को कहा है। साथ ही उन्होंने वैज्ञानिकों से पूछा है कि प्राकृतिक खेती के माध्यम से कैसे बिहार की खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सारण जिले के सोनपुर में नकली पुलिसकर्मी की असली में पुलिसकर्मी का टिकट जांच करना महंगा पड़ गया। जब भेद खुलते ही सोनपुर रेल पुलिस ने नकली पुलिस को गिरफ्तार कर लिया है। जब स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में सोनपुर स्टेशन पर नकली पुलिसकर्मी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि युवक ट्रेन में फर्जी पुलिस बनकर के उगाही करता था। जब पटना में पदस्थापित मोतिहारी की रहने वाली एक महिला पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में डाउन स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट ट्रेन में यात्रा कर रही थी। जब तभी अपने आप को पुलिसकर्मी बताते हुए एक युवक उनके पास पहुंचा, जांच के लिए टिकट मांगा। इसके बाद टिकट के नाम पर वह महिला सिपाही से बदतमीजी और छेड़खानी करने लगा। असली महिला पुलिसकर्मी को जब इस नकली पुलिसकर्मी की करतूत पर शक हुआ तो फिर उसने इस मामले की शिकायत पटना में पुलिस विभाग के आला अधिकारियों से की। इसके बाद वहां से सोनपुर में तैनात रेल पुलिस के अधिकारी मामले की जानकारी दी गई। इसी के साथ सोनपुर रेल पुलिस ने ट्रेन में खोजबीन शुरू कर दी। जैसे ही कोच में सोनपुर रेल पुलिस टीम पहुंची, नकली पुलिसकर्मी भागने का प्रयास करने लगा। इसी दौरान सोनपुर रेल पुलिस ने फर्जी रेल पुलिस को गिरफ्तार कर लिया है। तो अगर आप भी ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो फिर आप ऐसे नकली पुलिसकर्मी से बचकर रहें। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में पड़ रही भीषण गर्मी से निपटने और मानसून से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा के लिए एक अहम बैठक की अध्यक्षता की। इसमें उन्होंने भीषण गर्मी या फिर आग लगने की घटनाओं से होने वाली मौतों को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाने की जरूरत बताई है। जब प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में बताया है कि बैठक में भारत मौसम विज्ञान विभाग और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने देश भर में मार्च से मई 2022 के दौरान उच्च तापमान बने रहने के बारे में जानकारी दी है। बयान के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमें भीषण गर्मी या फिर आग की घटनाओं से लोगों की मौत को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाने होंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरह की किसी भी घटना पर कार्रवाई में कम से कम समय लगना चाहिए। साथ ही बढ़ते तापमान को देखते हुए अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा ऑडिट नियमित तौर पर किए जाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में विविधतापूर्ण वन पारिस्थितिकी तंत्र में जंगलों में आग लगने की जोखिम को कम करने के लिए काम करने की वो जरूरत बताई है। उन्होंने संभावित आग की घटना का समय पर पता लगाने, आग की घटनाओं से निपटने और इसके बाद भरपाई के लिए वन कर्मियों और संस्थानों की समीक्षा बढ़ाने पर भी जोर दिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि भीषण गर्मी और आगामी मानसून को देखते हुए किसी भी घटना के लिए सभी प्रणालियों की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य स्तरीय एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय की जरूरत पर बैठक
में चर्चा हुई है, जहां राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उच्च, जिला और शहर स्तर पर मानक कार्रवाई के रूप में हिट एक्शन प्लान तैयार करने की सलाह दी गई है। दोस्तों बात करते हैं कि प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीतिक सरगर्मी को बढ़ा दिया है, जहां सभी राजनीतिक दलों की तरफ से उन पर राजनीतिक प्रहार जारी है। जहां आज जेडीयू की तरफ से तो यहां तक कह दिया गया है कि लोकतंत्र में हर किसी को नाचने गाने और पद यात्रा करने की आज़ादी है। दरअसल प्रशांत किशोर ने परसों पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया था कि वे आगामी 2 अक्टूबर से गांधी की धरती चंपारण से पद यात्रा करेंगे। वे 3000 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। इस दौरान लोगों से मिलेंगे और बिहार के विकास की बात करेंगे। इसके बाद नीतीश कैबिनेट के मंत्री ने प्रशांत किशोर के ऊपर बड़ा प्रहार किया है। जेडीयू कोटे से नीतीश कैबिनेट में वरिष्ठ मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि लोकतंत्र में हर किसी को आज़ादी है। जब कोई यात्रा करे या गाना गाए, नाचे गाने, कुछ भी करे, हर किसी को आज़ादी है। उन्होंने कहा है कि 30 साल पहले का बिहार और अब के बिहार में बहुत फर्क है। प्रशांत किशोर बिहार में रहते नहीं हैं, इसलिए उन्हें बिहार के बारे में कोई जानकारी नहीं है। प्रशांत किशोर राजनीतिक व्यक्ति तो है ही नहीं। दोस्तों बात करते हैं कि पंचायती राज विभाग द्वारा सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति में पंचायत की भूमिका पर गुरुवार को पटना के अधिवेशन भवन में प्रदेश के यानी कि बिहार के करीब 200 पंचायत प्रतिनिधियों के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए जल्द ही 3000 पंचायत सचिवों की नियुक्ति की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि हर पंचायत में पंचायत सचिवों की तैनाती के बाद जनता को सेवाएं उपलब्ध होने लगेगी। उन्होंने कहा है कि पंचायतों को सशक्त बनाए बगैर राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। इसमें पंचायत प्रतिनिधियों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जिला परिषद के अध्यक्ष, सदस्य, प्रमुख, मुखिया के सहयोग से लक्ष्य को हासिल किया जाएगा। थीम में 9 मूल मंत्र दिए गए हैं। इसमें गरीबी मुक्त और आजीविका उत्पन्न गांव, स्वस्थ गांव, बाल मैत्री हितैषी पंचायत, जल की प्रचुरता वाला गांव, स्वच्छ और हरित पंचायत, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा युक्त गांव, सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव, सुशासन व्यवस्था युक्त गांव और गांव में समान लैंगिक विकास के मूल मंत्र के साथ ग्रामीण बिहार के विकास से ही बिहार प्रगति पथ पर असर रहेगा। दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बीच मुलाकात हुई है। जब दोनों नेताओं के बीच हुई इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चा हो रही है। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान गुरुवार की शाम पटना पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सीएम आवास जाकर के मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच काफी देर से बातचीत हुई। जब केंद्रीय मंत्री और बिहार बीजेपी के प्रभारी रह चुके धर्मेंद्र प्रधान की मुख्यमंत्री से मुलाकात को लेकर के राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं और अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। हालांकि जानकारी के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान ही बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी को भी बुला लिया गया और उन्होंने भी केंद्रीय मंत्री से लंबी बातचीत की। दोस्तों बात करते हैं कि देश के अंदर बेरोजगारी एक ऐसी बड़ी समस्या है कि रोजगार पाने के लिए लोग कुछ भी कर गुजरते हैं। इसी का फायदा जालसाज उठाते हैं और मासूम भोले भाले लोग इसके शिकार बन जाते हैं। जब कुछ ऐसा ही मामला पटना से सामने आया है। जब पटना जीपीओ में पोस्ट मास्टर और सहायक पोस्ट मास्टर की जॉब दिलवाने के नाम पर लाखों की ठगी की गई है। जीपीओ में नौकरी दिलाने के नाम पर 5 लोगों से 12 लाख से अधिक की ठगी की गई है। भोजपुर जिले के रहने वाले 5 युवकों ने एक व्यक्ति पर ठगी का आरोप लगाया है। ये मामला 1 साल पुराना बताया जा रहा है। जब बीते दिन पीड़ित युवकों ने एक व्यक्ति को पकड़ करके कोतवाली थाना पहुंचे और फिर आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। युवकों ने आरोप लगाते हुए कहा कि रुपए लेने वाले ने ज्वाइनिंग लेटर देने के नाम पर जीपीओ में बुलाया था। उसने सभी से और रकम लेने की मांग की थी। जिसके बाद युवकों को उस व्यक्ति पर संदेह हुआ। जब उससे पूछताछ करना शुरू किया तो फिर वह भागने लगा। लड़कों ने उसे पकड़ करके थाने ले आए। पुलिस की सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपित व्यक्ति ने 5.5 लाख रुपए लेने की बात मान ली है। तो दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का औद्योगिक विकास तेज गति के साथ हो रहा है। 1 साल के दौरान बिहार में 36,253 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में पेप्सी बॉटलिंग और एथेनॉल प्लांट के उद्घाटन पिछले महीने ही किए हैं। जी हाँ, ये बातें हम नहीं बल्कि बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कही है। जब दिल्ली के बिहार भवन में बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि बिहार में औद्योगिक विकास की गति तेज करके और निवेश को आकर्षित करने के लिए दिल्ली में 12 मई को बिहार इन्वेस्टर सीट 2022
और आयोजित किया जा रहा है। बीते 15 सालों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के शासन की चर्चा करते हुए सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हर क्षेत्र में विकास हुआ है। वे सरकार के ब्रांड एम्बेसडर हैं। सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि देश के उद्यमी उद्योगों में निवेश के लिए बिहार की ओर आकर्षित हो रहे हैं। एक साल के दौरान बिहार में 555 उद्योगों की स्थापना करके 36,253 करोड़ के प्रस्ताव मिले हैं। जब पिछले महीने ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेगूसराय के बरौनी में पेप्सी बॉटलिंग, पूर्णिया में एथेनॉल की 2 बड़ी औद्योगिक इकाइयों का उद्घाटन किया है। पूर्णिया का एथेनॉल प्लांट ग्रीनफील्ड आधारित अपनी तरीके का देश का पहला एथेनॉल प्लांट है, जो बिहार सरकार की एथेनॉल नीति 2021 के तहत स्थापित किया गया है। बीते 1 साल के दौरान बिहार में 87 छोटी बड़ी औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई है। दोस्तों बात करते हैं कि देश में इस समय शादी विवाह का मौसम चल रहा है, जहाँ शादियों की धूम मची हुई है। इस बीच बिहार के छपरा में एक ऐसी शादी हुई है जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। जब 70 साल का दूल्हा बग्गी पर सवार होकर के अपनी दुल्हन को लाने ससुराल गई तो फिर हर कोई उन्हें देखता रह गया। 7 बेटियों और 1 बेटे के साथ पूरा गाँव बाराती बना हुआ था, जहाँ सभी बैंड बाजा और डीजे की धुन पर थिरक रहे थे, जब पूरा गाँव जश्न में डूबा हुआ था। इस अनूठी शादी को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग जुटे हुए थे। बुजुर्ग दूल्हा दुल्हन भी इसे काफी खुश थे। जानकारी के अनुसार छपरा में गुरुवार को एक अनोखी बारात निकली है। 70 साल के एक बुजुर्ग की बारात में उसकी 7 बेटियां और 1 बेटा के साथ पूरा गांव बाराती बना हुआ था। दरअसल एक मां आमदारी निवासी राजकुमार सिंह की शादी 42 साल पहले 5 मई को हुई थी, लेकिन पत्नी का डोंगा नहीं था। डोंगा वह रस्म होता है जिसमें पत्नी का मायके से अपने पति के घर दूसरी बार जाना होता है। इस रस्म को राजकुमार सिंह और उनके संतानों ने इस कदर यादगार बना दिया जिसे कोई नहीं भूल सकता। छपरा में इस शख्स की शादी 42 साल पहले हुई थी। अब वे 4 दशक यानी कि 40 साल से भी ज्यादा समय के बाद अपनी पत्नी का डोंगा कराने रथ पर सवार होकर के निकले। जिले के एकमा थाना के आमदारी में धूमधाम के साथ 70 साल के बुजुर्ग की बारात निकली तो फिर देखने वाले दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो गए। दोस्तों बात करते हैं कि देश में कोरोना की चौथी लहर की आशंका के बीच कई जगहों पर लगातार संक्रमण की रफ्तार बढ़ी है। राजधानी पटना भी इससे अछूता नहीं है। जब पटना में हर दिन औसतन 5 से 6 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। जब पिछले 24 घंटे के दौरान पटना में कोरोना के 7 नए मरीज मिले हैं। जब बीते 1 हफ्ते में पटना में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर के दोगुनी हो गई है। पिछले महीने 28 अप्रैल को पटना में सक्रिय संक्रमितों की संख्या 18 थी। 4 मई को ये संख्या बढ़कर के 36 हो गई है। हालांकि इसमें 2 मरीज दूसरे जिले के भी हैं। जब कुल सक्रिय मरीजों में 9 ऐसे मरीज हैं जो दिल्ली से पटना पहुंचे थे। इस बात की आशंका जताई जा रही है कि दिल्ली से आने वाले संक्रमितों के संपर्क में आने से और भी लोग संक्रमित हुए हैं। जब बाकी के लोग पटना के शहरी क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। अभी पटना जिले में पटना सदर और फुलवारी शरीफ प्रखंड में सबसे अधिक संक्रमित मरीज मिले हैं। जब पटना सदर प्रखंड में 22 सक्रिय मरीज हैं तो फिर वहीं फुलवारी शरीफ में 5 एक्टिव केस हैं। जब पटना में मिलने वाले मरीजों को लेकर की खास बात यह है कि तीसरी लहर की तरह इस बार भी कुल सक्रिय मरीजों में 50 साल से कम उम्र वाले 25 मरीज शामिल है, जबकि 60 साल से अधिक उम्र में 4 मरीज शामिल है। यानी कि सबसे अधिक कामकाजी लोग ही संक्रमित हुए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टार अपने प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपने पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में बने रहते हैं। इन दिनों इंडस्ट्री के 2 बड़े सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बीच की लड़ाई लाइमलाइट में बनी हुई है, जब दोनों के बीच खींचतान खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब दोनों के बीच विवाद हुई हो। जब इससे पहले भी दोनों कई मौके पर एक दूसरे पर आरोप लगा चुके हैं। जब खेसारी लाल यादव ने बीते दिनों बिहार सरकार से मदद की गुहार लगाते हुए पवन सिंह के फैंस पर आरोप लगाया था कि उनके फैंस उन्हें और उनके परिवार को लगातार टारगेट कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। जब उनकी बेटी और पत्नी उत्पीड़न करने की धमकी दे रहे हैं, जिसके बाद पवन सिंह ने इन बातों को बेबुनियाद बताया था। अब इस पूरे मामले पर रवि किशन का बयान सामने आया है। रवि किशन ने हाल ही में दिए गए इंटरव्यू में दोनों स्टार को भोजपुरी इंडस्ट्री के ग्रोथ पर ध्यान देने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि ये दोनों भोजपुरी इंडस्ट्री की शान है। दोनों ने कई सुपरहिट फिल्में दी है, लेकिन अब दोनों की लड़ाई पॉलिटिकल एंगल ले रही है। रवि किशन ने कहा है कि भोजपुरी अब पहले जैसे नहीं रही है। इसने बीते कुछ दिनों में काफ़ी ग्रो किया है। हालांकि ये विवाद काफ़ी दुखद है। मैंने यहाँ रहते हुए अब तक 400 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। इस इंडस्ट्री से करीब 1 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। ऐसे में इन दोनों ने बढ़ता विवाद सब कुछ खत्म कर सकता है। आने वाले दिनों में अगर ये थमा नहीं तो फिर इंडस्ट्री की बर्बादी के बाद सभी को
पछताना पड़ सकता है। यह सांसद रवि किशन ने आगे कहा है कि मैं अपने दोस्तों जूनियर पवन सिंह, खेसारी लाल और साथ ही सरकार से भी गुजारिश करता हूं कि जल्द ही भोजपुरी इंडस्ट्री में भी सेंसरशिप लाया जाए। जो यूपी की योगी सरकार इस पर पहल कर रही है, यह उम्मीद है कि जल्द ही सेंसरशिप आ जाएगा। उन्होंने नसीहत देते हुए कहा है कि तब तक आप लोग इसकी गरिमा बनाए रखें और सब कुछ को आगे ले जाने का प्रयास करें। रवि किशन ने आगे कहा है कि कलाकारों की कोई जाति नहीं होती है, ऐसे में इन दोनों ही स्टार्स को एकता रखनी चाहिए और अब शांत हो जाना चाहिए। मैं इन दोनों के फैंस को ये कहना चाहता हूं कि इस लड़ाई को यही खत्म होना चाहिए। इन बातों को सब पीछे छोड़ करके आगे बढ़ना चाहिए। तमिल और तेलुगु इंडस्ट्री से सीख करके उनकी तरह ही आगे बढ़ें। हमारा सारा फोकस भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का होना चाहिए, ना कि इसे बर्बाद करना। दोस्तों अब बात करते हैं किशनगंज के लोगों को महंगी दवाई से राहत दिलवाने के लिए किशनगंज शहर के महावीर मार्ग में प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत जन औषधि स्टोर खोला गया है। यहां ब्रांडेड महंगी दवाओं के विकल्प में समान गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाई कम कीमत पर लोगों को उपलब्ध कराना है। जब बुधवार को किशनगंज के जन औषधि स्टोर का जायजा लेने के लिए गया तो फिर वहाँ स्टोर में लगभग 100 से 120 तरह की दवाइयाँ उपलब्ध मिली। यह स्टोर संचालक कुमार शिवम ने बताया है कि लगभग सभी तरह की दवाइयाँ हमारे यहाँ उपलब्ध है, लेकिन शहर के डॉक्टर अपने पर्चे पर जेनरिक दवाई नहीं लिखते हैं। यहाँ के डॉक्टरों के महंगी और ब्रांडेड दवाइयाँ लिखने के कारण दवाई की बिक्री ज़्यादा नहीं हो पाती है। उन्होंने बताया है कि लोग जानकारी और जागरूकता के अभाव के कारण अक्सर महंगी दवाई खरीदते हैं, जबकि वही दवाई जन औषधि केंद्र में सस्ते दामों पर उपलब्ध है। हम लोगों ने जन औषधि स्टोर के दवाइयों को लेकर के डॉक्टरों से लेकर के लोगों तक में जागरूकता अभियान चलाया है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है। यह स्टोर मालिक कुमार शिवम ने बताया है कि 2019 में किशनगंज शहर में जन औषधि स्टोर खोला गया है, लेकिन दिन भर में बहुत कम ग्राहक दवाई लेने आते हैं। इसे स्टोर चलाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। यह उनके स्टोर में फार्मासिस्ट मौजूद हैं जिनकी देखरेख में ग्राहकों को दवाई दी जाती है। यह स्टोर की दवाई खत्म होने पर ऑर्डर देकर के दिल्ली और हरियाणा से मंगवाया जाता है। वर्तमान में कई तरह की दवाई की ऑर्डर दिया हुआ है जो कुछ दिनों से नहीं आया है। वहीं आज भी शहर के कुछ लोग दवाई लेने स्टोर में पहुंचते हैं और साधारण दवाई ले रहे हैं, लेकिन ज़रूरत है लोगों के बीच जागरूकता के साथ प्रचार प्रसार की, जिससे लोग महंगी दवाई की जगह जेनेरिक दवाई कम दामों पर ले सके। दोस्तों बात करते हैं कि लड़कियों को आगे बढ़ाने को लेकर के तमाम सरकारी और सामाजिक प्रयासों के बावजूद भी कुछ भयावह आंकड़े इस चुनौती से और जूझने के संकेत देते हैं। ताज़ा मामला लड़कियों की डूबकर मरने के आंकड़ों के हैं जो हमें हैरत में डालते हैं। यह आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार में डूबकर मरने वालों में आधी से अधिक लड़कियां ही हैं। यह साल दर साल इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। बिहार में डूबकर होने वाली मौतों का आकलन किया गया है। यह आपदा प्रबंधन विभाग के सहयोग से बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार ने इसकी समेकित रिपोर्ट तैयार की है। इसमें पाया गया है कि नदी, आहर, पाइन पोखर में डूबकर होने वाली मौतों में आधी से अधिक लड़कियां ही हैं। यही नहीं, कई घटनाओं में तो केवल लड़कियों की ही मौत हुई है। एक बार में आधा दर्जन लड़कियों की मौतें हुई है। केवल 18 जिलों में ही बीते 4 साल में 1140 लोगों की मौत हो चुकी है डूबने की वजह से। रिपोर्ट्स के अनुसार मरने वालों में युवा, किशोर और बच्चे की संख्या अधिक है। उम्र दराज लोगों की मौत डूबने से कम हुई है। दोस्तों बात करते हैं कि नीतीश कुमार पिछले 16 साल से बिहार के मुख्यमंत्री है, लेकिन आपको यह जानकर हैरत होगी कि अपनी ही सरकार की योजनाओं की ज़मीनी स्थिति क्या है ये मुख्यमंत्री को नहीं मालूम। जब मुख्यमंत्री के सामने आज इसकी पोल बिहार के छात्रों ने ही खोल दी है। जब सीएम नीतीश कुमार के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे और उन्होंने छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति राशि को लेकर के चर्चा की, जिस पर छात्रों ने नीतीश के सामने बता दिया है कि इस योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार भी अचरज में पड़ गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के भवनों का शिलान्यास करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में अब कई शिक्षण संस्थान खोले जा चुके हैं। हमने कृषि और पशु की पढ़ाई के लिए कई कॉलेज बनवाए हैं, लोगों को पढ़ने के लिए भी प्रेरित किया है। इसके बाद नीतीश कुमार ने कहा है कि हमने छात्रों को किताब लेने के लिए हर साल 6,000 रुपये दिए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये बात सुनते ही सामने मौजूद छात्र भड़क गए। सीएम नीतीश कुमार के सामने ही छात्रों ने कहा है कि हमें किताब लेने के लिए 6,000 रुपये नहीं मिले हैं। ये सुनकर नीतीश कुमार भी चौंक गए हैं। जब उन्होंने अधिकारियों से पूछा है कि छात्रों को ये राशि क्यों नहीं दी गई, इस पर जवाब आया है कि कोरोना के कारण छात्रों को ये लाभ नहीं मिल पाया है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि ऐसा थोड़े होता है, कोरोना है तो क्या, छात्रों को ये राशि दे देनी चाहिए थी। कोरोना के दौर में भी हमने सबकी मदद की थी।
दोस्तों बात करते हैं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों जातिगत जनगणना को लेकर के बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश में लगे हुए हैं। जहां जातिगत जनगणना को लेकर के तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से ट्वीट के माध्यम से बीजेपी पर हमला बोला है। जहां तेजस्वी यादव ने बीजेपी से सवाल पूछा है कि वह जातिगत जनगणना से क्यों डर रही है। तेजस्वी यादव ने पूछा है कि जब अनुसूचित जाति, जनजाति और सभी धर्मों की गिनती हो सकती है तो फिर स्वर्ण पिछड़े, अति पिछड़ों और दलितों की गिनती क्यों नहीं हो सकती है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में जातिगत जनगणना होने से ये पता चल सकेगा कि वास्तव में कमजोर वर्ग के लोगों की कितनी संख्या है। जातिगत जनगणना होने से सरकारी योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंच सकेगा जिनको वास्तव में उसकी जरूरत है। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि साइंटिफिक और ऑथेंटिक डेटा के बिना कोई भी सरकार गरीब, वंचित और अपेक्षित वर्गों का स्वर्गीय विकास कर ही नहीं सकती है। जब अनुसूचित जाति, जनजाति और सभी धर्मों की गणना होती है तो फिर पिछड़े, अति पिछड़े एवं उच्च वर्गों की जनगणना क्यों नहीं हो सकती है। भाजपा जाति जनगणना से क्यों डर रही है। तो दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।